नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKSS अकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे छायावादोत्तर काल और प्रगतिवाद काल। ठीक है, प्रगतिवाद, छायावादोत्तर काल और प्रगतिवाद। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। तो देखेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय है सन 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी। तो लखनऊ में अप्रैल में सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? सन 1936 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? तो लखनऊ में हुई थी। तो लखनऊ में अप्रैल में सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और तभी से क्या है, प्रगतिवाद का आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, यानी प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। तो विश्व का पहला लेखक संगठन कौन सा था? सोवियत लेखक संघ। और सोवियत लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? रूस में। और किसके नेतृत्व में? तो गोरकी के नेतृत्व में। और सन 1934 ईस्वी में। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ठीक है, कहाँ की? पेरिस में। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की किसने? E.M. फोस्टर ने, हेनरी बारबूस की पहल पर। ठीक, और प्रगतिशील लेखक अब देखेंगे मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मद तासी ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई में सन 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिशील लेखक संघ, इसमें अंतर क्या है? कभी कभी परीक्षा में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ और भारतीय लेखक संघ, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए, जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। ठीक है, और कब हुई? सन 1935 ईस्वी में। ठीक, अंतर क्या है? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ है यहाँ और दूसरा है प्रगतिशील लेखक संघ। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में और अप्रैल सन 1936 ईस्वी में हुई। और जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी स्थापना इंग्लैंड में जुलाई में सन 1935 ईस्वी में हुई। और इसके सदस्य कौन कौन थे? मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मद तासीन इसके सदस्य थे। ठीक है, प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है। ठीक है, तो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत, ध्यान से सुनिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत के युगवाणी को, सुमित्रा नंदन पंत की कीर्ति युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? तो यह माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, आगे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। तो ठीक है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे, उन्होंने क्या किया? जो रामेश्वर करुणकृत जो ब्रजभाषा काव्य है करुण सतसई, इसे प्रगतिवाद की प्रथम काव्य रचना माना है। और ठीक है, और रामेश्वर करुण को प्रथम प्रगतिवादी कवि माना है। ठीक है, और करुण सतसई को प्रगतिवादी काव्य माना है। ठीक, आगे देखेंगे
प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं कुछ, उनके विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में कामसिन यानी बांदा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में। इनका जीवन काल है सन 1911 ईस्वी से 2000 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है कमासिन, बांदा में है। ठीक है, कमासिन का है, बांदा में है। इनके पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और माता का नाम है घिसट्टू। ठीक है, पत्नी है पार्वती। और इनका जो प्रथम संग्रह है वो क्या है? युग की गंगा। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंद्र उपनाम से रचनाएं की। ठीक है, कि किस उपनाम से केदारनाथ अग्रवाल ने रचनाएं की? बालेंद्र उपनाम से। ठीक है, तब वे ब्रज भाषा में कवित्व और क्या किया? सवया छंद में लिखते थे। ठीक है, क्या करते थे? जो कवित्व लिखते थे ब्रज भाषा में, और वो किस छंद में लिखते थे? तो सवया छंद में लिखते थे। आगे हैं केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद क्या किया? देश विदेश के जितने भी कवि थे उनकी जो कविता थी उनका उन्होंने जो अनुवाद किया वो किस नाम से किया? देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। प्रश्न क्या बनता है कि केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किस शीर्षक से किया? तो किस शीर्षक से किया? देश विदेश की कविताएं शीर्षक से। अब देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, सबसे पहले है युग की गंगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1947। अगली है नींद के बादल 1947। लोक और आलोक 1957। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी। आग का आईना 1970। गुल मेहंदी क्या है? गुल मेहंदी है 1978 ईस्वी। पंख और पतवार 1979 ईस्वी। बम्बई का रक्त स्नान सन 1981 ईस्वी। हे मेरी तुम सन 1981 ईस्वी। मार प्यार की थापे सन 1981 ईस्वी। आगे है कहीं केदार खरी खरी 1983 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। अपूर्वा 1984 प्रकाशन वर्ष है। जमुन जल तुम सन 1984 ईस्वी। बोले बोल अबोल 1950 ईस्वी। जो सिलाएं तोड़ते हैं 1950 ईस्वी। आत्मगंध 1988 ईस्वी। अनहारी हरियाली सन 1990 ईस्वी। खुली आंखें खुले डैने सन 1993 ईस्वी। पुष्पदीप 1994 ईस्वी। और बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी क्या हुई? बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी सन 1996 ईस्वी। ठीक है, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। ठीक है, अगले कवि हैं नागार्जुन। अगले कवि हैं प्रगतिवाद के अगले कवि हैं नागार्जुन। इनका जन्म काल है सन 1911 ईस्वी से और 1998 ईस्वी तक। ठीक है, 1911 ईस्वी से 1998 ईस्वी तक क्या है? इनका जन्म यानी जीवन काल है। ठीक है, इनका जन्म स्थान तरुणी ग्राम दरभंगा में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म तरुणी ग्राम दरभंगा में हुआ था। और इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। मूल नाम क्या था इनका? वैद्यनाथ मिश्र। माता थी श्रीमती उमा देवी और पिता थे गोकुल मिश्र। ठीक, और इनके जो उपनाम है वो क्या है? यात्री और नागार्जुन। ठीक है, ये यात्री और नागार्जुन उपनाम से रचनाएं करते थे। नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम क्या था? यात्री था। ठीक है, नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। और संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से कविताएं करते थे। ठीक है, किस नाम से? संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक, नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। ठीक है, कौन सी है? राम के प्रति। किस भाषा में? खड़ी बोली में प्रकाशित रचना है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। ठीक है, किस में छपी थी? लाहौर से निकलने वाली पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। कौन सी रचना? राम के प्रति। ठीक है, अब देखेंगे नागार्जुन की रचनाओं का कालक्रमानुसार। ठीक है, सबसे पहले ही इनकी रचना युगधारा, प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। अगली है सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी। प्यासी पथराई आंखें सन 1962 ईस्वी। भस्मांकुर
सन 1971 ईस्वी। तालाब की मछलियाँ सन 1975 ईस्वी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ठीक है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने तो सन 1980 ईस्वी में। तुमने कहा था 1980 ईस्वी में। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी में। और पुरानी जूतियों का कोरस सन 1983 ईस्वी। ये हैं इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। और ये हैं रचनाएं कौन कौन सी? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है। तो नागार्जुन कृत जो भस्मांकुर है, भस्मांकुर जो रचना है वो क्या है? एक खंड काव्य है, ठीक है, जो कि बरवे छंद में है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ, ठीक है, किस शीर्षक से? नागार्जुन ने मैथिली भाषा में, किसमें? मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा, ठीक है। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। तो नागार्जुन द्वारा रचित जो पत्रहीन नग्नगाछ रचना है उसमें क्या है? कितनी कविताएं संकलित हैं? तो 52 कविताएं इसमें संकलित है। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो किस कृति पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस पर मिला? पत्रहीन नग्नगाछ, ठीक है। किस पर? पत्रहीन नग्नगाछ, ठीक है, जिसमें कि 52 कविताएं संकलित है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, ठीक है। क्यों? कौन सा? प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, ये रचना है ना, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। तो उन्होंने क्या 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 कहा? यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। उन्होंने खुद ही बोला कि नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, ठीक है। आगे देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी, ठीक है, या किस कवि ने दी? तो किस कवि ने दी? डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं का नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी, ठीक है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इनकी कविताएं क्या हैं? बादल को गिरते देखा, क्या है? बादल को गिरते देखा, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी धंतुरीन मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, प्रसिद्ध कविताएं हैं, ठीक है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। तो प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अब है अगले प्रगतिवाद के अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है, जिन्हें सुमन उपनाम से जाना जाता है। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। अब इनका जीवन काल है सन 1915 ईस्वी से सन 2002 ईस्वी। कब से? सन 1915 ईस्वी से 2002 ईस्वी इनका जीवन काल है। इनका जन्म झगरपुर उन्नाव में हुआ था, ठीक है। कहाँ इनका जन्म स्थान? झगरपुर उन्नाव। इनका मूल नाम है शिव मंगल सिंह और उपनाम है शिव सुमन, ठीक है। और इनका प्रथम जो संग्रह है वो है हिलोल, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1939 ईस्वी है, ठीक है। तो देखेंगे शिव मंगल सिंह सुमन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले है हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, बिंदे हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं वो हैं गुनिया का यौवन, क्या है? गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। कौन कौन सी? गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, कविताएं हैं, सॉरी। अगले कवि प्रगतिवाद के अगले कवि हैं वासुदेव, ठीक है, वासुदेव
त्रिलोचन। ठीक है, अब देखेंगे इनका जीवन काल है सन 1917 ईस्वी से सन 2007। ठीक है, सन 1917 ईस्वी से 2007 इनका जीवन काल है। इनका जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में हुआ था। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। क्या है इनका मूल नाम? क्या है? वासुदेव सिंह। ठीक है, इनका उपनाम है त्रिलोचन। और इनका जो प्रथम संग्रह है वो है धरती, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1945 ईस्वी। ठीक है, देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन का अवध का किसान कवि कहा है। ठीक है, तो किसने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन का अवध का किसान कवि कहा है। ठीक है, देखेंगे त्रिलोचन की रचनाएं। त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं धरती, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1945 ईस्वी। ठीक है, अगली रचना है गुलाब और बुलबुल, प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ सन 1981, अर्घान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ सन 1985 ईस्वी, फूल नाम है एक 1985 ईस्वी, अनकहनी भी कुछ कहनी सन 1946 ईस्वी। ठीक है, तो ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अमूल्य त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। सन 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित है। ठीक है, कितने बरवे संग्रहित है? 2700 बरवे संग्रहित है। ठीक है, हिंदी में सोनेट लिखने के लिए शास्त्री प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हिंदी में सोनेट लिखने के लिए क्या है? शास्त्री बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक, अगले कवि हैं रांगीय राघव। कौन है? रांगीय राघव, जिनका जीवन काल है सन 1923 ईस्वी से 1963 ईस्वी इनका जीवन काल है। ठीक है, और इनका मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। ठीक है, मूल नाम क्या है इनका? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। रांगी राघव ने 3 आख्यात्मक काव्य लिखे, जो इस प्रकार हैं: अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली। ठीक है, कौन कौन से? अजय खंडहर प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी, मेधावी 1947 ईस्वी और पांचाली सन 1955 ईस्वी। अजय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार और हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। ठीक है, रांगी राघव के 2 अन्य मुक्त काव्य हैं, जो इस प्रकार से हैं: पिघलते पत्थर और राह के दीपक। ठीक है, कौन कौन से हैं? रांगी राघव के मुक्त काव्य हैं पिघलते पत्थर और राह के दीपक। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले सीरीज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।